तो मिड कैप में अभी क्या है? फिलहाल हम देख रहे हैं कि इतना ऑल टाइम हाई पर है, तो क्या सेक्टर्स चल रहे हैं, कहाँ दम है, कहाँ कुछ खरीदा जा सकता है या मन बनाया जा सकता है? देखिए, भारत के अंदर झुंझुनवाला साहब कहते थे कि एक बुफे है, आपको क्या अच्छा लगता है डिसाइड कर लो। तो इस समय मुझे लग रहा है कि काफ़ी रेंज ऑफ सेक्टर्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं, मगर जो सबसे लजीज व्यंजन कौन सा है? लंबा बुफे है, पंच भोजन इस समय लगा हुआ है। अंकुट आपने नाम सुना हिंदी में? पंच भोग इस समय लगा हुआ है, मगर उसमें सबसे लजीज जो फूड है, वो डिशेज है, वो क्या है? मुझे लगता है कि इस समय जो अट्रैक्टिव है और जहाँ पर मुझे लगता है कि अभी हेडरूम काफ़ी बचा है, वह मुझे लगता है कि 3 महीने से 6 महीने में NBFCs पे जाइए। इंटरेस्ट रेट्स पीक हो चुकी हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स पीक होती हैं और डिमांड रहती है तो NBFCs आउट परफॉर्म करती हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती हैं तो बैंक्स आउट परफॉर्म करते हैं। तो गुड वेल रन NBFCs मुझे लगता है कि इस समय अच्छी लग रही है। सेकंड, जहाँ पर एक ट्रेंड चेंज हुआ है, जो मैंने पिछले 7-8 दिन में समझा, वह फॉर्मुलेशन कंपनीज, फार्मा की फॉर्मुलेशन कंपनीज। फॉर्मुलेशन क्या होता है जी? आप ड्रग्स बनाते हैं, फॉर्मूला जिसे हम बोलते हैं, तो फार्मूले से वर्ड बना फॉर्मुलेशन। फॉर्मुलेशन के अंदर आप ड्रग्स देते हैं, तो उनको हम कहते हैं API। API की प्राइसेस गिर चुकी हैं और फॉर्मुलेशन की प्राइसेस बढ़ रही हैं। बहुत रेयर होता है कि फाइनल प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है और रॉ मटेरियल नीचे जा रहा है। तो जो भी कंपनी फॉर्मुलेशन बिजनेस में, इंडिया में काफ़ी बड़ी कंपनीज हैं, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, देयर इन द फॉर्मुलेशन बिजनेस, मुझे लगता है कि वहाँ पर इस समय दमखम है। हम जून में हैं, इस समय अगर मॉनसून ठीक ठाक रहा, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो मुझे लगता है कि रूरल डोमिनेटेड स्टॉक्स वापस आएंगे। 2 साल से इसमें स्ट्रेस है और वहाँ पे बेस का अच्छा सा, तो 2 व्हीलर हुआ या फिर डोमेस्टिक या फिर वैल्यू रिटेलर्स हो गए, जो कि टियर 2 सिटीज़ में ज़्यादा फोकस है। मुझे लगता है कि लग्जरी से पैसा उसमें वापस आएगा। अच्छा। हालांकि लग्जरी स्टॉक्स अच्छे हैं, हम कई बार बात कर चुके हैं, मगर मार्केट में वैल्यू और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर बारिश अच्छी होती है तो रिटेल में आ जाएगी। फिर दिवाली, दशहरा, उसके पहले मुझे लगता है कि मार्केट उस मोड में आ जाएगा, तो एक वो साइकिल भी मिलेगी जिसके अंदर सस्ता सुंदर टिकाऊ का जो नारा है वापस आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि उस फॉर्मुलेशन, गुड NBFCs एंड रूरल फोकस कंपनीज सब्जेक्ट टू गुड मानसून, मुझे लगता है ये 3 थीम्स हैं। IT में मत जाइए। IT में इसलिए नहीं जाना चाहिए कविता जी, बिकॉज IT कंपनीज के अंदर जो मेन बिजनेस है वह बैंकों से आता है। US इकॉनमी इस समय खटाई में है। US इकॉनमी इस समय स्लो हो रही है। जो भी वहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन चेंजेस को खा रही है। जो भी वहाँ पे जॉब क्रिएशन हो रही है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन पे रोक लगा रही है। तो वहाँ की इकॉनमी बड़ी, जब लार्ज इकॉनमी बड़ा चेंज आता है ना, तो उसका डिस्ट्रप्टिव इम्पैक्ट आता है। हम अमेरिका जैसी इकॉनमी जो $25 ट्रिलियन की इकॉनमी है, उसमें इतना बड़ा चेंज आ रहा है, जैसे हम ChatGPT भी बोलते हैं, या फिर AI बोलते हैं, उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में आएगा। तो उसका असर मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में आएगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएगा और IT में आएगा। लेकिन IT अगर हम विदेश में देखें तो काफ़ी अच्छा खासा चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका इमीडिएट रिफ्लेक्शन और इम्पैक्ट हमारे यहाँ नहीं हो रहा है। जी हाँ, मेरे से कई लोग ये पूछ रहे हैं, भाई नैस्डैक तो इस समय 6 मंथ हाई पर है, कैन वी गो बैक टू IT? नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? वहाँ पे जो कंपनीज है वह सॉफ्टवेयर में नहीं है, वह बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे NVIDIA जैसी कंपनी हो गई, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है, अल्फ़ाबेट स्ट्रोक गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रही है। हम जो यहाँ पे काम करते हैं इंडिया में, भले TCS और इन्फोसिस और विप्रो, ये HCL टेक, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और सॉफ्टवेयर को हम सर्विस करते हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नहीं है। जैसे हिंदुस्तान के अंदर कोई प्रोडक्ट कंपनी नहीं है, इंडिया में बड़ी प्लेटफॉर्म कंपनीज नहीं है। अमेजोन IT है मगर अमेजोन प्लेटफॉर्म है। एप्पल IT है मगर फ़ोन बनाता है, फ़ोन के अंदर भी IT है। इंडियन IT कंपनीज जो हैं वह बैंक का बैक एंड संभालेंगी, एक रिटेल स्टोर का फ्रंट एंड संभालेंगी, एक ऑटो कंपनी की सप्लाई चेन संभालेंगी। तो वह बिजनेस में मुझे लगता है कि अभी इतना बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया नहीं है, समय लगेगा, एंड आई डोंट थिंक वी आर देयर येट। आपने ब्याज दरों का जिक्र किया और ऐसे में मॉनेटरी पॉलिसी की पर हमें बात करनी चाहिए, जहां पर फिलहाल तो बरकरार रखा हुआ है, पॉज मेंटेन किया हुआ है, लेकिन महंगाई का जो आंकड़ा है वो 4% तक उन्होंने आंका है, टारगेट रखा है। अब क्या ये इस बात का अंदेशा है या सिग्नल है कि ब्याज दरें जो हाई हैं वो लंबे समय तक ऊंची रहेंगी?
यही पॉज मोड में रहे लेकिन ऊंची रहेंगी। कविता, मेरा ये मानना है कि बहुत जल्दी ब्याज दर नहीं घटेगी। ब्याज दर कम करने के दो कारण होते हैं। नंबर 1, या तो ग्रोथ अचानक नीचे आ रही हो, या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा गिर गई हो। नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों चेंज करेगा? तो क्या लास्ट क्वार्टर की ग्रोथ कम थी? नहीं थी। नहीं। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्साइटेड है अगले क्वार्टर को लेकर के? जी हाँ। क्या इन्फ्लेशन गिर चुकी है? जी हाँ। मगर क्या इन्फ्लेशन एकदम धड़ाम से गिरी है? जी नहीं। मानसून की कंसर्न्स अभी भी हैं। हाँ। अब मेरे को लगता है हम मानसून को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि राइस प्राइसेस आर अप 8%। बिल्कुल। सीरियल इन्फ्लेशन इज कमिंग बैक। सीरियल इन्फ्लेशन एक समस्या होती है। अगर मानसून अच्छा नहीं रहा, वेजिटेबल इन्फ्लेशन आ जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि वी वन द वॉर ऑन इन्फ्लेशन। तो ब्याज दर मुझे नहीं लगता है कि नीचे आएंगी, मगर ब्याज दर ऊपर भी नहीं जाएगी। तो जब ब्याज दर ना नीचे जाती है ना ऊपर जाती है, आपकी इकोनॉमी बैलेंस हो जाती है। देखिए, इकोनॉमी में इम्बैलेंसिंग कब आता है? कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होती है। सपोज आपने एक रॉ मटेरियल, आपने कोयला खरीदा और कोयला का दाम गिर गया, तो आपको इन्वेंट्री लॉस हो जाता है। आपने कोयला ऑर्डर करा, जब तक कोयला आया दाम बढ़ गया, आपको इन्वेंट्री गेन हो गया। तो ऊपर नीचे होती हैं। तो ब्याज दरों का वही होता है, जब अचानक ब्याज दर नीचे जाती हैं या अचानक ऊपर जाती है तो उसका इकोनॉमी में इम्पैक्ट पड़ता है। और मुझे लगता है कि ब्याज दर जब स्टेबल रहती है तो इकोनॉमी एडजस्ट कर लेती है। तो मुझे लगता है कि अब स्टेबिलिटी आ रही है। पॉलिसी के बाद हमने देखा कि इसी का इम्पैक्ट एफएमसीजी पर देखा गया, ऑटो सेक्टर पे देखा गया, रियल्टी में देखा गया। तो ये अब आप